देखिए मैं आजकल हर चीज टीवी डिबेट हो गई है, तो हर कोई किसी और को गाली देता है, कहता है इसके लिए वो जिम्मेदार है। और मैं तो देखिए मॉरली कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं, मैं टीवी देखता भी नहीं और जाना भी बंद कर दिया है। बहुत अच्छा किया। और मैं भी बैठा था, एकदम से मैंने देखा रोशनी तेज हो गई, मैंने कहा ये क्या हुआ? रोशनी बंद तो मैं जले नहीं। मैंने देखा मकरंद प्रांजपे जी आए, तो विवेकानंद पे ने बहुत अच्छी किताब लिखी है अभी, इसीलिए शायद रोशनी तेज हो गई। स्वामी विवेकानंद ने शायद बोला था कि मुझे 100 कमिटेड यंग लोग दो तो मैं भारत की तकदीर बदल दूंगा। अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं मिले, कई लोगों ने कोशिश की, मिलते नहीं है, समस्या है। सिनेमा को देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं, बॉलीवुड पर बहुत डिबेट होती है और तरह तरह के लोग बात करते हैं, हर चीज में बॉलीवुड को दोष दे देते हैं, इसको दे देते हैं। और ये एक मिडिल क्लास सारे वर्ल्ड में एक गेट भी होता है कि जो बहुत पावरफुल हो, बहुत बड़ा हो, उसको नीचे गिराने में हम सबको मजा आता है। पर अगर आप सिनेमा को अगर समझना चाहते हैं तो आप भारतीय सिनेमा के विलन को समझने की कोशिश करिए। आपको 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, और बहुत संक्षेप में, हालांकि इसमें 2-3 घंटे चाहिए, पर बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ। आप देखिए, जो आजादी के बाद की बात करते हैं तो 40-50 के दशक में जो विलेन हुआ करते थे वो जनरली साहूकार और जमींदार हुआ करते थे, जो कि शोषण करते थे और उनसे लड़ाई लड़ता था कोई किसान का बेटा। ये भारत की स्थिति थी जो कि फिल्में रिफ्लेक्ट करती थी। फिर यही जमींदार जो शोषण गांव में करता था, ये माइग्रेट होकर शहरों में आ गया। और जब नेहरू जी की नई सरकार आई तो बड़े बड़े डैम, इंडस्ट्री लगाने की जब बात हुई, भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला, तो यही जो शोषण करने वाला जमींदार था, ये आके मिल ओनर बन गया। ये था वही, ये बदला नहीं। अब हमारी फिल्म में 1960 के दशक की देखिए, राज कपूर वगैरह की जितने कम्युनिस्ट मेकर्स आए, उनकी जितनी आप देखें, उसमें मिल वर्कर के अगेंस्ट वो लेबर का शोषण करता था। और फिर कोई मजदूर का बेटा या किसान का बेटा या किसी शिक्षक का बेटा, पर बहुत ही निम्न तबके का छोटा लोअर मिडिल क्लास का लड़का, वो उठता था, उससे लड़ाई लड़ता था और अंततः शोषण जो करता है उसकी हार होती थी। फिर 70 का दशक आया जो इंदिरा गांधी का आया, उसमें देखिए रैशनिंग, रेड टेपिज्म, सडनली जो स्मगलर्स हैं उनका ऊपर उठे। और उस वक्त का विलन आप देखिए तो वो साहूकार होगा, जीवन, जगदीप, सॉरी, इस तरह के सब लोग थे जो साहूकार होते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, होर्डिंग करते थे, और समाज जो था अब फिर से एक लड़का मिडिल क्लास से उठता था, उससे लड़ाई करता था। उसके बाद फिर वो मिक्स्ड कोalition वाली खिचड़ी सरकारें आ गई और सारे एमएलए करप्ट हो गए, पुलिस भी, एक नेक्सस बन गया पॉलिटिशियंस, पुलिस, आईएएस ऑफिसर्स के बीच में। और तब आप देखिए उस वक्त की जितनी फिल्में हैं उनमें आपको सारे के सारे विलेन जो हैं वो यही मिलेंगे, पुलिस कमिश्नर होगा या पुलिस ऑफिसर होगा या एमएलए होगा, अमिताभ बच्चन घुसेंगे और सारे एमएलए को गोली मार देंगे। और वो भी हीरो एक आम वर्ग से भारत का कॉमन मैन। लगातार आप देखिए भारत की फिल्मों में हीरो हमेशा कॉमन मैन था। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, विशाखापट्टनम, झांसी, कलकत्ता, ऐसे शहरों से उठा हुआ लड़का जो कि एक पावरफुल आदमी जो शोषण करता। अब आया 90 का दशक, यहाँ पे लिबरलाइजेशन धीरे धीरे चालू है। और इस वक्त में आपको याद होगा ये बाबरी मस्जिद का किस्सा भी हुआ, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, और माफिया बहुत प्रचल था। तो आपने देखा जो मेन विलन था वो माफिया हमेशा होगा, कल्लू पहलवान या ये या वो, इस तरह के लोग थे। और तब भी अगर आप देखें तो कोई ना कोई लड़का, वो भी गुंडा ही होगा, मनोज बाजपेयी होगा भले सत्यापा, वो भी गुंडा होगा या होगा, पर वो उसको खत्म करेगा। यहां तक तो ठीक था। अब आप अगर चाहें तो भारतीय सिनेमा को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्री शाहरुख खान एंड पोस्ट शाहरुख खान। क्योंकि यहां तक जो मेकर्स थे वो भी जमीन से जुड़े लोग थे। इलाहाबाद से एक राइटर बंबई आता था, कानपुर से आता था, हिंदी के लेखक आके वहां काम करते थे। अब यहाँ टेलीविजन चालू हो गया तो हिंदी के लेखकों ने आना बंद कर दिया। अब ये जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन लिखे? तो जो यश जोहर के बेटे थे, यश चोपड़ा के बेटे थे, और जितने बड़े बड़े लोगों के जो फिल्म मेकर्स पंजाब से आए थे, उनके जो बेटे थे जिनने कभी जिंदगी देखी नहीं थी और जो ब्रीच कैंडी और वहीं पे बड़े हुए थे, उन लोगों ने फिल्म के लेखन का काम संभाल लिया। कितने शर्म की बात है, जिसको बुराई नहीं कर रहा हूं, प्लीज पॉलिटिकल एंगल से मत देखिएगा, पर कितने शर्म की बात है जब फरहान अख्तर आए तो चूंकि उनकी जबान पे कंट्रोल नहीं, तो उन्हें चलते फिरते जो भाषा जानते थे आधी इंग्लिश आधी हिंदी डाल दी, और उसको इतना ग्लैमराइज किया गया, कहा गया देखो कितना अच्छा लिखते हैं, आम बोलचाल की भाषा लिखते हैं। और हम लोगों ने विधिवत तरीके से वहां से फिल्मों में से लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, डांस सबको खत्म करना शुरू किया। और 2000 के बाद वो शाहरुख खान की फिल्मों में आप देखिए विलेन कौन था?
लड़की का बाप। शेक्सपियर पूरा हमने फिल्म में से विलेन को ही खत्म कर दिया। वो विलेन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हमारा हीरो एनआरआई हो गया, या हमारा हीरो फरहान और जोया की फिल्मों जैसा अर्बन हो गया। गली बॉयज का गरीब, जो गरीबी से कोई वास्ता नहीं है, अलग तरह की हमने गरीबी की दुनिया क्रिएट कर दी और उसमें हमने एक अलग माँ क्रिएट कर दी, अलग बाप। और इसी कारण आप देखिए कि फिल्में जो है आम कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करना हमने बंद कर दिया। और ये कैसे हुआ? भारत कि जो आर्ट और कल्चर का, जो थिएटर की बात आ जाती है, तो इतना जो है थिएटर से आर्ट और कल्चर है, इसमें हमेशा कम्युनिस्ट लोगों का बोलबाला है, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। पर भारत में दो तरह के कम्युनिस्ट हुए। एक वो कम्युनिस्ट थे बिमल रॉय, महबूब साहब, राज कपूर, सत्यजीत रॉय, अब नाम लिए भरा पड़ा है हमारा पूरा इतिहास। गुरुदत्त साहब, एक से अब्बास साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, ये लोगों ने हमेशा सोशल ईविल के खिलाफ फिल्में बनाई, पर कभी इन लोगों ने हिंदुइज्म और भारत के खिलाफ फिल्म नहीं बनाई, कभी नहीं बनाई। लेकिन फिर यहां से पलटा, कम्युनिस्ट लोग जो थे वो गवर्नमेंट के नेक्सस के साथ इन्वॉल्व थे। क्योंकि पिछले 10-15 साल में जब सोनिया गांधी की गवर्नमेंट थी, बहुत वीक लीडरशिप की गवर्नमेंट थी, तो उसमें इस तरह के जो बहुत रईस टाइप के अपने वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कहने वाले लोग थे, उनका एक नेक्सस बन गया, जिनको मैं अर्बन नेक्सस खुलेआम बोलता हूं क्योंकि वो हैं। ये जो लोग थे, इन लोगों ने एक डिजाइन तरीके से इंडिया से कॉमन मैन को गायब कर दिया, इनमें कॉमन इश्यूज और कॉमन कंसर्न्स को गायब कर दिया और एक फेक नैरेटिव और फेक डिसेंट क्रिएट करने की कोशिश की, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए आप फिल्मों में देखिए, जब आज की फिल्मों में सोशल इश्यूज पे फिल्म बनती है तो वो एक फेक सोशल इश्यूज होते हैं। इसीलिए जब मैं पहले बनाता था कमर्शियल फिल्में, देन आई डिसाइडेड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द अनटोल्ड स्टोरीज। जब ताजमहल बुद्धा का ट्रैफिक जैम बनाई तो 6 सालों से रिलीज नहीं होने दिया इन लोगों ने। मैं जेएनयू में गया तो फिल्म नहीं दिखाने दी, जादवपुर में गया, मुझको अटैक किया और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। But that made my resolve stronger। और तब मैंने ताशकंद फाइल्स बनाई। हर आदमी ने बोला मुझसे, हर आदमी ने विदाउट एनी एक्सेप्शन कि शास्त्री को कौन जानता है, ये फिल्म कौन देखेगा? अरे यूथ का शास्त्री, अरे छोटे से, अरे नेहरू जी को बनाओ, गुलाब गुलाब लगाते हैं, स्मार्ट लगते हैं। लिटरली मुझसे ये बोल रही है, मैं नाम भी ले सकता हूँ स्टूडियो का। सबने मुझसे बोला, एक कमरे के अंदर फिल्म नहीं चलती, तुम्हारी फिल्म में गाने नहीं है, तुम्हारी फिल्म में कोई हीरो नहीं है, कुछ नहीं चलता है। और इसी तरह से लोग फिल्में बनाते नहीं है, क्योंकि ये चलता नहीं है, वो चलता नहीं है। बट आई सेड, अगर मैं ये कन्विक्शन के साथ फिल्म नहीं बनाऊंगा तो फिर मेरे को फिल्म बनानी भी नहीं। और आप देखिए वो फिल्म आई, 100 दिन चली, इट्स बीन द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म ऑफ लास्ट ईयर। और उस फिल्म को देखा किसने? उसी यूथ ने जो लोग कहते थे देखना नहीं चाहिए। ये जो यूथ को लेके गलत फहमी है, कि यूथ को लेके जो गलत फहमी है बंबई में कि यूथ रैप सुनना चाहता है, यूथ जो है कूल है, पोलो की शर्ट पहनता है और सिगरेट पीकर अजीब तरह की बातें करता है, वो इंडिया में यूथ है ही नहीं। वो तो इन लोगों के घर के आसपास रहने वाले लड़के लड़कियां हैं। भारत का जो यूथ है उसकी स्ट्रगल ही अलग है। उसकी स्ट्रगल ये है कि जो उसके निर्माण में एक परिवार के 8-10 लोगों का सैक्रिफाइस इन्वॉल्व होता है। और जब वो बड़ा होता है उसको लगता है किस तरह से अपने माँ बाप और जिन लोगों ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है उनको मैं आई पे बैक। यही उसकी सबसे बड़ी जद्दोजहद है। भारत को जो यूथ है उसकी सबसे बड़ी जद्दोजहद है कैसे अंग्रेजी और अंग्रेजी माइंडसेट के साथ लड़ाई लड़ी जाए। भारत के यूथ के 10-15 साल तो अंग्रेजी भाषा से ही लड़ते हुए निकल जाते हैं। मैं 25-30 साल का हो गया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। दिल्ली में इतनी हीन भावना से ग्रसित कर दिया जाता था। भारत का यूथ का प्रॉब्लम है उसके एनर्जी को कोई चैनलाइज नहीं करता है। भारत के यूथ का प्रॉब्लम है उसको कोई हिस्ट्री नहीं बताता है। भारत के यूथ का ये प्रॉब्लम है जब वो कहता है आई एम प्राउड ऑफ इंडिया तो उसको हीन भावना दी जाती है। भारत के यूथ की स्ट्रगल अलग है। Your question is fundamentally wrong. If cinema is entertainment, so is circus, right? So there is no difference between circus and right? Gita is also a product, cocaine is also a product. But the thing is, the minute you use moving images, when you create a new world, a new orbit, and you create insights into different characters, you are also creating messaging. You are creating which is called subliminal messaging. So in a closed room when people are watching something and listening to something, you are also creating impressions. For example, I'll give you a little example. Any Hollywood film, every single Hollywood film, whenever somebody sits in a car, you will see
that they spend 10 seconds showing that they buckle. Correct? You are NRI, that's what I'm telling you. Cinema in international, in the world cinema, has always created civic habits. In our cinema, just recently, some Karan Johar film came in the hero. He's an army officer, and inside the camp area, he was driving a bike without the helmet. And therefore, the Indian Army had to issue a notice saying that this is wrong, and it's a wrong example because nobody will ever do that. We glorify. Varun Dhawan gets down. I'm on the censor board, CBFC. Varun Dhawan gets down, and in one of the most popular songs, he spanks the girl. He hits her on her butts. Now, when my 10-year-old boy sees that, he also does the same thing. Correct? So, cinema is. I'm not saying cinema is responsible for changing the world, but cinema can be used to create good messaging. You notice one thing. I'll tell you something. What is really dangerous about cinema? Indian cinema always promoted good Indian values, family. We are the only society in the history of humanity which has created something called Muslim socials. Has America been able to create black socials? No, they have not been able to create Jew socials. We are the only, and we should be proud about it. We are the only society which created family entertainers, which means your grandmother, you and your child and your grandchild can sit together and watch it without feeling embarrassed. Hollywood and no world cinema has been able to do it. But then came 90s and 2000s and all the mafia money and the Gulf money and all these things started coming, and now the political money started coming in, and the new generation people took it over. Since then, when was the last time you heard any bhajan or kirtan or Indian art or Indian classical dance or Indian classical music or any literature? Which film has been made on great literature? India has given birth to 4 religions. There is no other society in the world which has been able to do that. There is not even one movie on Buddha, not in Mahavir, not on Guru Nanak. There is not one movie we have made on Gandhi. And all these people, the so-called liberals and seculars, talk about Ambedkar and Constitution. And they rule Bollywood. Why don't they make one film on Ambedkar and Constitution? Why Vivek Agnihotri has to go and risk his life and make Kashmir Files? Because I realized that cinema can be used for correcting the narrative, for promoting culture, for promoting our art, because a society which cannot preserve its art and culture cannot preserve the soul of the society, because art is the soul of the society. आपके सवाल का जवाब ये मेरा जवाब नहीं है, मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ. मैं बोलूँगा तो लोग सोचेंगे इसमें कोई एंगल ढूंढने लगेंगे. ये IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिनकी क्रेडिबिलिटी, उनके कुछ प्रोफेसर्स हैं अलग, IIM अहमदाबाद के, IIM रोहतक के, ऐसे 3-4 डिफरेंट IIMs के कुछ प्रोफेसर्स हैं. वो लोग कुछ सालों से स्टडी कर रहे हैं और अभी मैं पिछले महीने मिला था और फिर जा रहा हूँ. उनने एक बड़ा साइंटिफिक मॉडल तैयार किया है. जब बाहर आएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा उसको पढ़कर. और आपके सवाल का जवाब ये है. उनने ये देखा, उनने ट्रेंड देखा कि फिल्मों में किसको ग्लोरीफाई किया जाता है. ऐसी चीज जो आम धारणा ये है, ये गलत है. समझिए, आपको लगता है कि यूपी में गुंडा कर दी होती है, गलत है. लेकिन आप एक के बाद एक 10-12 फिल्में देखें, उसमें जो लड़कियों को छेड़ते हैं गुंडे, अगर उनको ग्लोरीफाई या जस्टिफाई किया जाए, भले ही आगे में मार दिया जाए, और मरने से पहले 4 बड़े पॉपुलर गाने गा दें, हीरोइन के साथ खूब रोमांस कर ले और बड़ा एंटरटेनिंग कैरेक्टर हो, तो समझ लीजिए कि पैसा उसी के भाई बंधु के पास से आता है. ऐसा उन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी की और उन्होंने ये देखा धीरे धीरे कि आप देखिए 70s 80s में जितनी फिल्में थी वो सारी की सारी स्मगलर्स को बहुत ग्लोरीफाई करती थी. और ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं. सबने प्रोड्यूसर्स भी जानते हैं कि पैसा स्मगलर से आता था. उसके बाद की 80s की फिल्में गोविंदा की आप देखिए, उनमें हल्की फुल्की मामा जी चाचा जी उनके बीच का ये हंसी मजाक, और उसमें परिवार मामा जी चाचा जी साहूकार, और बहुत ही लाइट, और हर 2 मिनट में कुछ गाना और अश्लील बातें, डबल मीनिंग बातें. तो उन्होंने पता किया ये जो पैसा है ये कंस्ट्रक्टर्स, बिल्डर्स और डायमंड मर्चेंट से आता है. क्योंकि इन लोगों को शाम को वो बम्बई में नाइट क्लब होते हैं, वहां जाने की आदत है, और हल्के फुल्के गाने, और देखिए उन फिल्मों में सब उस तरह के गाने हुआ करते थे. उसके बाद एक सिलसिला चालू हुआ जिसमें कि माफिया के लोगों को बहुत ग्लोरीफाई किया गया, और इसके लिए बड़े से बड़े डायरेक्टर्स ने वो फिल्में बनाई है. उसके बाद एक, आपने बिल्कुल सही कहा, माफिया का पैसा काफी दिन तक आता रहा, उससे बहुत फिल्में बनी. लोग नई गाड़ी खरीदते थे तो उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था. फिल्म इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में, राकेश रोशन जी पे गोली चली, कितने लोगों पे गोली चली, क्योंकि जिन ने मना कर दिया उन लोगों पे गोलियां चली. आप पिछले कुछ सालों से देखिए
टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया जाता है, नक्सल लोगों को जस्टिफाई किया जाता है जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। कई मूवीज आती हैं जिसमें बताया जाता है नक्सल तो बेचारे गरीबों के हमदर्द होते हैं, और ये गरीबों के हमदर्द रियलिटी में स्कूल उड़ाते हैं, औरतों को काट देते हैं, बच्चों को मार डालते हैं, रोडे तोड़ देते हैं, जवानों को मार देते हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हें जस्टिफाई किया जाता है। अब मेरी एक इकलौती फिल्म है बॉलीवुड की हिस्ट्री में जिसमें खुलेआम बोला कि प्रोफेसर लोग नक्सल लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो मेरी फिल्म को रिलीज तक नहीं करने दी। दूसरी चीज, कश्मीर में जितनी फिल्में बनी आप देखिए उसमें आर्मी को धोया गया है और हमेशा टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई किया गया। हैदर एक फिल्म आई थी, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना। उसमें मार्टन टेम्पल, पूरे भारत में एकमात्र सन टेम्पल जो है सबसे बड़ा, जो वहां पे वो जो सब विष्णु पे सन टेम्पल में जाके उन्होंने एक गाना गाया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। हम लोगों को एक दूसरे के धार्मिक स्थानों में जाके एंटी थॉट करना चाहिए, वही तो सिनेमा का पर्पस है। पर क्या उसका उल्टा किसी ने कभी किया या कभी करेंगे? तीसरी बात, टेररिस्ट लोगों को मिसगाइडेड यूथ बताना, ये करना, और जो ये एक झूठ मूठ की जो डिसेंट क्रिएट की जाती है, ये जो प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स हैं जो शाहीन बाग में भी बैठे, इन लोगों को जस्टिफाई करना। अब आप खुद अनुमान लगाइए ये पैसा कहां से आ रहा है। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है जो कश्मीर के जेनोसाइड पर बनी है, और उस फिल्म में लिखा है थैंक्स टू मुफ्ती मैडम मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मैं कश्मीर के लड़कों के साथ काम कर रहा हूं। कश्मीर के जितने मुस्लिम लड़के कहते हैं हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ ये 3 लोग हैं, और उनको जस्टिफाई किया गया है। अब आप अंदाज लगाइए पैसा कहां से आता है। आज की तारीख में बॉलीवुड में जो पैसा आता है वो इलीगल पॉलिटिकल पैसा है, जो अलग अलग तरह से रूट होके आता है, इसमें कोई शक नहीं।